गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है बीनस भटनागर साइंस इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिवर्स फिजिक्स में। हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के बच्चों के लिए किस तरीके से एग्जाम में लिखा जाए ताकि हमको फुल मार्क्स मिले, ये भी हम सिखाते हैं। तो बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीजों को अगर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और वैसे ही एग्जाम में लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन यू वी और एफ में संबंध, या जिसे हम मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इस दर्पण सूत्र का फार्मूला कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उत्तल और अवतल दोनों मिरर्स के लिए सही है और उसे किस तरीके से प्रूफ करना है आज हम ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। चलिए तो सबसे पहले मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र नंबर 1 कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के लिए। प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ कॉपी पेन उठा लीजिए और जैसे जैसे मैं रे डायग्राम बनाऊंगा वैसे वैसे आप मेरे साथ बनाते चलिए, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको समझ में भी आएगा कि कौन सी लाइट रे कहाँ से हमें इंसिडेंट करानी है, कहाँ रिफ्लेक्ट करानी है, कौन सी लाइट रे को किस तरीके से शो करना है। ओके, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज करें और अच्छे से डायग्राम बनाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रे डायग्राम बनाना। तो कॉनकेव मिरर के लिए जो रे डायग्राम है, किरण आरेख जिसे कहते हैं, वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो किरण आरेख होता क्या है? रे डायग्राम उसे कहते हैं जिसमें हम मिरर्स पे सारी रे जो भी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं उन इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, दोनों को हम ड्रॉ करते हैं कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। वो रूल्स आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो प्लीज एक बार अपनी कॉपी से या अपने बुक से उसको रिव्यू कर लें, क्योंकि वो सारे रूल्स हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर में किरण आरेख बनाना। तो रे आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हमने कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करा है। कॉनकेव मिरर में MN और इसका सेंटर पॉइंट कहलाता है P। तो सबसे पहले हमने कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण बनाया है। इस कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण में MPN ये 3 पॉइंट्स लिए हमने। P इसका सेंटर पॉइंट होता है। सारी पॉइंट्स को हम यहाँ लिखते चलेंगे। MPN इज ए कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण। ओके, यहाँ पर P जो होता है बेटा, इसे हम पोल, ध्रुव कहते हैं। मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पोल या ध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब मिरर कैसे बनता है? मिरर एक स्फीयर से बनता है, गोले से बनता है। कांच का एक गोला लिया, उसको कट कर दिया तो उससे मिरर बनेगा, है ना। मिरर के बाहर वाले साइड पे हमने पॉलिश लगा दी तो यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पर अंदर वाली साइड को हमने स्मूथ बना दिया तो ये बनता कॉनकेव मिरर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मिरर अगर आप बना रहे हो तो मिरर एक्चुअली में शुरुआत में एक बड़े से स्फीयर का एक पार्ट होता है। तो बड़ा सा जो स्फीयर बनेगा, गोला बनेगा, उस गोले का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा। तो इस मिरर का जो गोला होता है, जो स्फीयर होता है, उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, C से। और ये जो C होता है, इसी हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हिंदी में कहते हैं इसे वक्रता केंद्र। देखिए नाम से समझ में आता है, एक कर्व है जिसका सेंटर है ये, है ना। वक्र मतलब एक तरह का कर्व जिसका केंद्र बनाया हमने।
तो जिस भी सेंटर का, जिस भी कर्व का सेंटर पॉइंट होता है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस सी और पी को ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं हम। ये रियल में नहीं है, ठीक है। इमेजिन करिए हमने कोई लाइन ऐसी होती है, मिरर में कहीं कोई ये लाइन नहीं होती है। तो इस लाइन को हमने पीसी नाम दिया। ये जो पीसी है ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हिंदी में कहते हैं इसे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है। अब हमने इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा, नाम दिया ए बी। ए बी एक ऑब्जेक्ट दिया। मैंने अभी यहाँ फोकस ड्रॉ नहीं किया है, वो मैं बाद में करूंगा। ये छोटी सी ट्रिक होती है डायग्राम को अच्छा बनाने की। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखना है ए बी। तो जो आपने नाम दिया ए बी उसे आप यहाँ लिख दें ऑब्जेक्ट ए बी, वस्तु कहते हैं इसे। ठीक। अब इस ए बी ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इस ए पॉइंट से होकर जाएगी। और कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के पैरेलल, समांतर निकालेंगे। तो ए बी ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को हम इंसिडेंट कराएंगे मिरर की तरफ, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ए बी वस्तु से एक किरण को हम दर्पण की ओर लेके जाएंगे, उसकी तरफ आपतित कराएंगे, जो मुख्य अक्ष के समानांतर होनी चाहिए। तो हम एक मुख्य अक्ष के समानांतर एक लाइट रे को इंसिडेंट कराए। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ एरो का निशान जरूर बनाएं। ये एरो रिप्रेजेंट करेगा कि लाइट रे ए पॉइंट से निकलकर इस पॉइंट तक आ रही है। इसको मैंने नाम दे दिया है क्यू। क्यू पॉइंट दिया। तो जो ए से क्यू की तरफ जा रही है ये एक इंसिडेंट लाइट होगी, आपतित किरण। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ए क्यू इज ए इंसिडेंट लाइट, लाइट रे या इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। अब जो भी लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट होती है उसका रिफ्लेक्शन होता है। अब ये रिफ्लेक्शन कैसे होगा? यहाँ पर हमें लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। और वो लॉ या वो नियम क्या कहता है कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब यहाँ आपको जब रिफ्लेक्टेड लाइट बनानी हो तो उसे बनाने से पहले आप एक नॉर्मल अभिलंब बनाएंगे। अब वो जो अभिलंब होता है वो कहाँ से बनता है उसे ध्यान से देखें। वो अभिलंब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक बड़े से गोले का, एक बड़े से स्फीयर का सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर से अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो वो एक रेडियस बनेगी, त्रिज्या बनेगी। और रेडियस हमेशा सरफेस के, स्फीयर की सरफेस पे हमेशा कैसी होती है? परपेंडिकुलर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें सी पॉइंट को इस क्यू पॉइंट से मिलाएंगे और मिलाते हुए एक लाइट रे इस तरीके से नॉर्मल बनाएंगे। ये बनाया हमने एक नॉर्मल। सी को क्यू से मिलाते हुए एक लाइन बनाई जो बनेगा एक नॉर्मल। अब इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो ये रही इंसिडेंट लाइट, ये रहा नॉर्मल। जो एंगल बना है इस एंगल को हमने थीटा नाम दिया। ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। अब बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जितना एंगल इस इंसिडेंट लाइट ने यहाँ बनाया है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट बनाएगी।
उतना ही कोण परावर्तित किरण भी बनाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना एंगल यहाँ बना है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। तो हम एक रफ आइडिया लेते हैं कि इतना एंगल लगभग बनना चाहिए, क्योंकि इतना एंगल भी यही बना है। तो इसको भी अब आपको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट को इस एंगल के साथ इस तरीके से बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये रही हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट, परावर्तित किरण। इसने भी उतना ही एंगल बनाया जितना एंगल यहां बना था। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, ये आपके समझने के लिए था। और जिस पॉइंट से होके जाएगी उसको हम बोलेंगे फोकस। तो एक छोटी सी ट्रिक होती है कि फोकस पहले ना बनाएं, जब रिफ्लेक्टेड लाइट आए तभी आप फोकस बनाएं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चे पहले फोकस बना लेते हैं, सपोज यहाँ फोकस बना लिया, यहाँ बना लिया, तो फिर यहाँ एंगल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो प्रॉपर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो आप फोकस बाद में बनाएं। तो हमने क्या क्या ड्रॉ कर लिया, हमने इंसिडेंट लाइट बना ली, रिफ्लेक्टेड लाइट बना ली। अब किसी ने पूछा सर क्या यहाँ इमेज बन रही है क्या? नहीं बेटा, अभी इमेज नहीं बनेगी। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रे की जरूरत पड़ती है। कोई भी प्रतिबिंब अगर आपको बनाना है तो कम से कम 2 प्रकाश किरणों की जरूरत है। यहाँ तो अभी हमने एक ही कराई है, दूसरी कहाँ है? तो अब दूसरी कैसे कराएं? तो दूसरी के लिए हमने एक और नियम बनाया था। वो नियम क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो नियम कहता है कि वो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी, है ना। जिस रास्ते से वो आई है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो जैसे आई है वैसे के वैसे इसको आप वापस लौटा सकते हैं। आई बात समझ में सबको? ये नियम ऐसा क्यों बना सर? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन यहाँ बनी है वो भी एक तरह की रेडियस है, और रेडियस हमेशा सरफेस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो अगर आपने कोई सरफेस बनाई, उस पे लाइट रे को इंसिडेंट कराया परपेंडिकुलर, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, क्योंकि इसी के जस्ट ऊपर नॉर्मल अभिलंब बनेगा। तो अभिलंब और इंसिडेंट रे के जो बीच का एंगल होता है वही कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। तो यहाँ आपतन कोण 0 है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब लाइट रे जिस रास्ते से आई है टकराकर वापस उसी रास्ते से चली जाएगी। ठीक, तो वही केस यहाँ होता है, इसलिए लाइट रे वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाती है। क्लियर है सबको? अब आपको दिखेगा यहाँ पर, देखिए ये एफ बना हुआ है, हमने इमेज बनाए। अब इमेज कहाँ बनी उसको आप ध्यान से देखें। इमेज बेटा वहां बनती है जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे, 2 परावर्तित किरणें पहली बार एक दूसरे को कट करेंगी, पहली बार एक दूसरे को कट करेंगी, या मिरर के पीछे बढ़ाने पर वो कहीं मिलते हुए महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि वो पीछे जाके कहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो यहां आपको क्या देखना है? लाइट रे कहां रिफ्लेक्शन के बाद पहली बार मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को देखना है बस। ठीक है, तो डायग्राम में आप ध्यान से देखिए। डायग्राम में आपको दिखेगा पहली रिफ्लेक्टेड लाइट, पहली परावर्तित किरण ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे जा रही है। पहली बार वो इस पॉइंट पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया क्या? ए डैश। इस पॉइंट को हमने नाम दिया क्या? ए डैश। अब ए डैश नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ लाइट रे कहां से निकली? ए पॉइंट से। तो इमेज भी किसकी बनेगी? ए की। तो ए की इमेज को हमने नाम दिया ए डैश। ठीक, अब जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको देखो ध्यान से, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। तो जो इसकी इमेज बनेगी वो भी कैसे बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, ए पॉइंट पर एरो का निशान बना था, तो हम ए डैश पॉइंट पर भी एरो का निशान बनाएंगे।
ये ए डैश पॉइंट है, तो उसके ठीक परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसको मैंने बी डैश नाम दिया, क्योंकि ये बी की इमेज बी डैश बनी है। ओके, हमने यहाँ पर सबसे पहले इमेज बनाना सीखा। अब इस इमेज बनाने के बाद इस डेरिवेशन पे जो जो बातें लिखनी है उसे आप नोट कर लीजिए। हमने ए क्यू को इंसिडेंट लाइट बोला था, ये जो हमारी क्यू एफ जा रही है ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में बोलते हैं इसे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। उसके बाद हमने बनाया ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश है इमेज, इमेज प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। अब हम यहाँ डिस्टेंसेस की बात करेंगे। मिरर फार्मूला u, v और f का रिलेशन बनाता है। तो व्हाट इज u? सबसे पहला क्वेश्चन है कि u कहाँ है और किधर दिखाना है। तो बेटा u जो होता है वो मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है। दर्पण से वस्तु तक की दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वही v क्या होगा फिर? मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस, ठीक। दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। और f क्या होता है? f सब जानते हैं, फोकल लेंथ है। मिरर के से फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो अब ये u, v, f इन तीनों को हम इस डायग्राम में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? देखो, सबसे पहले हमने f को रिप्रेजेंट करा। f ये रहा f सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होती है, तो ध्यान रखें पोल से f तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो स्मॉल f होता है यही कहलाता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ठीक है। अब इसी पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होगी, इसी पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखें कैपिटल U नहीं लगाना है, स्मॉल u का इस्तेमाल करें। सब बुक्स में u स्मॉल u से ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो u होता है ये u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब मैंने यहाँ दर्पण या मिरर शब्द लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं कि सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होती है। मिरर का जो मेन पॉइंट है पोल है, वहीं से सारी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। सेम टू सेम अब v के बारे में लिखेंगे। तो v कहाँ दिखाना है? देखो ये बन रही इमेज, तो इमेज की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस पोल से या मिरर से, उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो v क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज फ्रॉम पोल या मिरर। हिंदी में लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। देखिए यहां हमने पूरा डायग्राम बना लिया, अच्छे से सारे पॉइंट्स नोट कर लिए। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। ऊपर आप लिख सकते हैं लेट माना की करके सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से डायग्राम बनाइए और सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। चलिए 1, 2 and 3। ओके, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं इसे रब करता हूं। ठीक है, तो अभी तक हमने इमेज बनाना सीख लिया, सारे पॉइंट्स लिख लिए। अब हम डेरिवेशन की बात करते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले मिरर फार्मूला पता होना चाहिए। तो
तो मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v। ये रिलेशन होता है बेटा u, v और f का। u, v और f के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम मिरर फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब इसको डिराइव करने के लिए क्या करना है, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं, आप इसे कई और तरीकों से भी कर सकते हैं। तो उस तरीके को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर एक लाइट रे और इंसिडेंट करानी पड़ेगी। मैंने अभी आपको समझाया था कि किसी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रे इंसिडेंट हो सकती हैं, बहुत सारी लाइट रे आएंगी। तो आप चाहें तो 2 दिखाएं, 4 दिखाएं, 100 दिखाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम 2 होनी चाहिए ताकि हम इमेज बना सकें। क्लियर? अच्छा, अब तीसरी लाइट रे कैसे दिखानी है और कहाँ आएगी उसको ध्यान से देखें। मैंने इस A पॉइंट को P पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है, A पॉइंट को P पॉइंट से ज्वाइन करा, तो ये एक इंसिडेंट लाइट और है, आपतित किरण आ रही है जो A से P की तरफ जा रही है, A से P की तरफ जा रही है। अब यहां जो एंगल बना है ना, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड लाइट निकलेगी, परावर्तित किरण। क्यों सर? बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से। तो जितना एंगल यहां बनाया उतना एंगल बनाते हुए एक और लाइट रे को आपको यहां से निकालना है। लेकिन किस बात का ध्यान रखना कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट, परावर्तित किरण यहां से आएगी वो इस A' वाले पॉइंट से ही जाएगी। एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बनेगी। A अगर पॉइंट की इमेज A' यहां बन रही है तो कितनी लाइट रे यहां से निकले? सारी लाइट रे A' पॉइंट से होकर ही जाएगी। तो अगर आपने एक इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण A भी यहां लेके आए हैं तो सेम एंगल बनाते हुए उसे A' वाले पॉइंट से निकाल दें। देखिए ऐसे, इसको इससे ज्वाइन कीजिए और इसको इससे मिलाते हुए ये लाइन बना दीजिए। तो ये जो लाइट रे बेटा यहां से निकलकर रिफ्लेक्ट हुई, ये हमारी थर्ड लाइट रे हो गई, और वो भी कहां से जानी चाहिए? A' वाले पॉइंट से। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया। अब डेरिवेशन करने के लिए इसमें हमको एक छोटा सा नया काम और करना है। वो काम बस इतना सा है कि हम ये Q वाले पॉइंट से, इस Q वाले पॉइंट से PC पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर, दैट्स इट, ये परपेंडिकुलर बनाना है। यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बस। Q से इस PC वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट को इसने टच करा उसको मैंने नाम दिया R। ठीक है, तो ये पॉइंट का नाम हो गया R। QR क्या है? परपेंडिकुलर है PC पर। यहां हमारा डायग्राम अब कंप्लीट हो गया है, रेडी है डेरिवेशन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। अब स्टार्ट सबसे पहले कहां से होगा? वही लॉ, वही रूल से, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। क्या जानते हैं हम कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे डायग्राम है में दिखाई देंगे जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, बट हमको सिर्फ एक ही एंगल को शो करना है। वो एंगल है APB। यहां जो एंगल बना ये रहा APB, ये बराबर है किसके? A''P'' के। डायग्राम में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, ध्यान से देखिए डायग्राम में फिर से। APB मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा किसके? A''P'' के, ये वाले एंगल के। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल APB इज इक्वल टू एंगल A''P''। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक,
इसका यूज हम बाद में चल के करेंगे, अभी जस्ट इसको इक्वल प्रूफ करना था, इसलिए हमने इस लॉ को यहां दिखा दिया। अब यहां से स्टार्ट होता है थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट। उसके लिए हमने दो ट्राइंगल यहां चूज करने हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल क्यू आर एफ। ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ और ट्राइंगल क्यू आर एफ में ए डैश बी डैश एफ कहाँ है, ये रहा ए डैश बी डैश एफ और क्यू आर एफ, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों ट्राइंगल को मैंने थोड़ा जूम करा, बाहर निकाला और यहां बना दिया, ताकि आपको यहां क्लियर नजर आए कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे बने हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहां ये ट्राइंगल इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक। ये पॉइंट का नाम है ए डैश, इसका नाम है बी डैश, इसका नाम है एफ, ये है क्यू, ये है आर। ओके, आप यहाँ पे अच्छे से इस डायग्राम में देख सकते हैं ए डैश बी डैश एफ क्यू आर कहाँ है। अब यहां हम जो काम कर रहे हैं वो ये कि इन दोनों ट्राइंगल में हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं, क्या समरूप त्रिभुज हैं क्या। तो उसके लिए हमें यहां देखना पड़ेगा कि इसके एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन है क्या। तो आपको यहां नजर आ रहा होगा कि ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, तो यहां भी 90 डिग्री है। तो आप यहां लिखेंगे कि एंगल ए डैश बी डैश एफ is equal to angle QRF which is equal to 90 डिग्री। पहले तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के प्रूफ कर दिए हमने। फिर यहां पर ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल टू एंगल क्यू एफ आर बराबर है, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल हिंदी में कहते हैं इन्हें शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। बाय ए थ्योरम, अगर आपने 10th क्लास या 9th क्लास पढ़ी हो, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण के नियम से, कोण कोण के नियम से क्या कहा जाता है कि एंगल, अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, समूह जो कोण बनाए हैं वो समान बनाए हमने, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ये दोनों ट्राइंगल क्यू आर एफ, ये दोनों कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल को हिंदी में बोलते हैं समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो हमने सिमिलर ट्राइंगल इन दोनों को प्रूफ कर दिया। चलिए बच्चों, तो हमने ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ और क्यू आर एफ को सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ कर दिया है। अब इसको करने का क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि अब हम यहाँ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो कुछ लिखा हुआ है, आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इन सब चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी कहती है द रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangle is always equal। हिंदी में कहते हैं समान या समरूप त्रिभुजों की सम्मुख भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। ये वो प्रॉपर्टी है जो सिमिलर ट्राइंगल की है और इसका हम इस्तेमाल करेंगे।
अब ये प्रॉपर्टी 2 मिनट आप समझ लीजिए। हमारे पास 2 ट्राइंगल दिए हुए थे, ये Q था, ये R था, ये F था। ये दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर बनाया। अब उनकी साइड्स लेनी है हमें, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हिंदी में बोलेंगे सम्मुख भुजाएं। तो ये सम्मुख भुजाएं होती क्या हैं और कैसे उसे समझते हैं। तो कोई भी 2 ट्राइंगल आपको दिए हैं, उन ट्राइंगल में कोई परपेंडिकुलर होता है, कोई बेस होता है, कोई हाइपोटेनियस होता है, लंबकर्ण और आधार होते हैं। तो पहले वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल में क्या होगी, दूसरे ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर। पहले त्रिभुज का अगर आप लंब ले रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज का भी क्या लेना है, लंब लेना है। वही होगी पहले त्रिभुज के सामने सम्मुख वाली भुजा, वही होगी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स। ऐसी अगर पहले ट्राइंगल का आपने बेस लिया, आधार लिया, तो दूसरे ट्राइंगल का भी आपको क्या लेना है, बेस। तो पहले ट्राइंगल का बेस तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल का बेस। पहले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस लिया, कर्ण लिया, तो दूसरे ट्राइंगल का भी क्या है, हाइपोटेनियस। तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम यहाँ देखें ध्यान से, अगर पहले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर आप ध्यान से देखें तो यहाँ बना है ए डैश बी डैश। तो मैंने यहाँ लिखा बेटा ए डैश बी डैश, ये पहले ट्राइंगल का मैंने परपेंडिकुलर लिया। तो दूसरे ट्राइंगल का भी क्या लेना होगा मुझे, परपेंडिकुलर। तो दूसरे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर। तो ये क्यू आर हो गया। और इन दोनों का क्या होना चाहिए, रेशो, अनुपात, अनुपात लेना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। ठीक, तो रेशो लिया। ऐसी इस ट्राइंगल का जो बेस है, आधार है, वो है बी डैश एफ। तो दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, बेस क्या होगा, आर एफ। तो ये आर एफ, ये देखिए रेशो, ये रेशो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही वो प्रॉपर्टी है जो हमने यहां लिखी है कि कोई भी 2 सिमिलर ट्राइंगल हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। कोई भी 2 समरूप त्रिभुज होंगे तो उनकी सम्मुख भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसको बेटा हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया। अब जो काम आपने अभी यहाँ 2 ट्राइंगल लेके किया है, सेम टू सेम काम हमें अगले 2 ट्राइंगल लेके करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 ट्राइंगल कौन से होंगे उसे आप डायग्राम में देखिए। ट्राइंगल का नाम है बेटा ए बी, ये रहा बी, और ये रहा पी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी पी। तो यहां मैंने चेंज करा, यहां लिखा इन ट्राइंगल ए पी बी। और दूसरा ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, तो यहां लेना है आपको ए डैश बी डैश पी। ये 2 ट्राइंगल लेंगे अब हम। अब इन ट्राइंगल में ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, जो काम आपने यहाँ करा था सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए, वही काम करना है। तो हमको इसका मतलब 2 एंगल ऐसे ढूंढने हैं जो इक्वल हो जाएं। तो देखो बेटा, इस ट्राइंगल में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री है। तो आपको लिखना पड़ेगा ए डैश बी डैश पी इज इक्वल टू ए बी पी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी की तरह जैसे वर्टिकली अपोजिट थे, तो यहाँ देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में प्रूफ कर दिया था बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या बेटा कि ए डैश पी बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। ए पी बी ये एंगल ए डैश पी बी डैश के इक्वल है। और ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव भी कर दिया था। अब वही बाय ए थ्योरम, ए का मतलब एंगल एंगल थ्योरम, हिंदी में बोलेंगे कोण कोण के नियम से। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल। तो एंगल ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर ट्राइंगल होगा ए डैश बी डैश पी के। ये दोनों भी हो गए क्या, सिमिलर ट्राइंगल। अब जो प्रॉपर्टी आपने यहां लगाई थी वही प्रॉपर्टी आपको अगेन लगानी है। चलिए यहां तक आप वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट नोट कर लीजिए। 1 2 3। चलिए सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बेटा।
सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है इस ट्राइंगल में। तो वही परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर पहले वाले ट्राइंगल का और ये वाले ट्राइंगल का ए डैश बी डैश डिवाइड बाय दूसरे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ए बी इज इक्वल टू पहले वाले ट्राइंगल का बेस, बेस है पी बी डैश, यहां लिखा मैंने पी बी डैश, इक्वल होगा दूसरे ट्राइंगल का बेस पी बी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इन दो इक्वेशन में हमको छोटे छोटे चेंजेस करने। चेंजेस करने का मतलब क्या, इसमें हमको एलएचएस के इक्वल लिखना है। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ ए डैश बी डैश लिखा है, यहाँ भी ए डैश बी डैश है, बट यहाँ क्यू आर है और यहाँ क्या है ए बी। तो डायग्राम से क्या हम देख के बता सकते हैं कि क्यू आर जो है वो ए बी के इक्वल है। ध्यान से देखें, क्यू आर, ये रहा क्यू आर, ये ए बी के कैसे होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि हमने पैरेलल लाइन बनाई थी। तो जो ए पॉइंट की हाइट है वही क्यू पॉइंट की हाइट होगी। इसका मतलब क्यू आर बराबर होगा किसके, ए बी के। तो यहां मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या मैं ए डैश बी डैश डिवाइड बाय क्यू आर को ए बी के इक्वल लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा बी डैश एफ डिवाइड बाय आर एफ। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3rd और 4th को ध्यान से देखिए, दोनों के एलएचएस साइड इक्वल है तो आरएचएस साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए 1 2 3 इसको रब करते हैं। एलएचएस को एलएचएस के इक्वल लिखा तो पी बी डैश इज डिवाइड बाय पी बी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइड बाय आर एफ। क्लियर। अब यहाँ एक छोटा सा काम और करना है। वो काम क्या है कि आर पॉइंट जो है वो पी पॉइंट के बहुत पास होगा। ये कब होगा, इफ द अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था अपर्चर क्या होता है और उसका द्वारक छोटा करने का क्या फायदा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को जाके देखें, वहां आपको इसकी पूरी डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप अपर्चर को बहुत स्मॉल कर देंगे तो बेटा ये जो आर से एफ तक की डिस्टेंस है ये नियरली इक्वल हो जाएगी किसके, पी से एफ तक की डिस्टेंस से। तो आप इस इक्वेशन में अगेन एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं कि बी डैश एफ वैसा का वैसे लिखें, आर एफ की जगह पर पी एफ लिख दीजिए। बस आर एफ की जगह पी एफ लिख देने से अब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, अब हम सारी पी बी डैश पी बी बी डैश एफ पी बी पी एफ इन सब की वैल्यू निकालेंगे डायग्राम को देखकर और सबकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। अब ये डेरिवेशन खत्म होने वाला है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, पी बी डैश की वैल्यू निकाली। तो पी बी डैश डायग्राम में देखिए कहाँ है, ये रहा पी पॉइंट, ये रहा बी डैश पॉइंट। पी से बी डैश तक की डिस्टेंस को हमने वी से रिप्रेजेंट करा है तो यहाँ बी लिखेंगे। ठीक, अच्छा फिर पी बी लिखना है तो पी बी देखिए, पी ए पॉइंट ये रहा, बी ये रहा, पी से बी तक की डिस्टेंस को हमने यू से रिप्रेजेंट करा है तो यहाँ यू लिखेंगे। अगेन बी डैश एफ, बी डैश एफ आपको अगर लिखना है तो आप डायग्राम में देखिए कहाँ है, ये छोटा सा है, बी डैश ये रहा, एफ ये रहा, छोटी सी डिस्टेंस है। तो अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें तो बी डैश एफ एक्चुअली में पी पॉइंट, बी डैश पॉइंट और एफ पॉइंट ऐसे बने हुए हैं और पी से बी डैश तक की बेटा डिस्टेंस को हम बोलते हैं वी और यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एफ। तो अगर मुझे बी डैश एफ कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूं, पी से बी डैश तक की डिस्टेंस वी और पी एफ एफ को माइनस कर दूं, वी में से एफ को माइनस करूंगा तो मुझे बी डैश एफ पता चल जाएगा। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा कि पी बी डैश माइनस पी एफ। पी बी डैश की वैल्यू कितनी है, पी बी डैश है वी और माइनस एफ कितना है, एफ। तो बी डैश एफ की वैल्यू आ जाएगी वी माइनस एफ। अगेन लास्ट वैल्यू बची पी एफ, तो पी एफ को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम में देख लीजिए, पी से एफ तक की डिस्टेंस हमारी एफ है। क्लियर। ये सारी डिस्टेंस निकालने के बाद ये सारी डिस्टेंस को हम यहाँ पुट करेंगे, पर रखने से पहले
हमेशा साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी लगाएं। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, कंप्लीट साइन कन्वेंशन की डिटेल दी हुई है। यहाँ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वी यू एफ ये सारी चीजें नेगेटिव आएगी, तो जब आप ऐसा रखें तो सब पे साइन जरूर लगाएं। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, सारी चीजें नेगेटिव में आएंगी। क्यों आएंगी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, साइन कन्वेंशन इन मिरर, उसमें ये पूरा डिटेल में समझाया है। अब ये सारी वैल्यू बेटा उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। पी बी डैश को हम लिखेंगे माइनस वी, पी बी को लिखेंगे हम माइनस यू, बी डैश एफ को लिखेंगे बी प्लस एफ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आएगा माइनस एफ। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हर चीज को पॉजिटिव बनाना, ध्यान रखना। तो जो माइनस वाली टर्म को बेटा इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा देखो, वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी, ये बन गया। अब हमारा फार्मूला बोलता है सब डिवाइड में आएगा, यू वी एफ सब डिवाइड में आएगा। तो वो डिवाइड में कब आएगा, जब हम इसको किसी चीज से डिवाइड करेंगे। तो हमने इस पूरी टर्म को यू वी एफ से डिवाइड कर दिया, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग यू वी एफ से भाग देने पर। तो जब आप भाग लगाओगे तो वी एफ डिवाइड बाय यू वी एफ प्लस यू एफ डिवाइड बाय यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी डिवाइड बाय यू वी एफ, ऐसा आएगा। देखो यूवी से यूवी कैंसिल, यूएफ से यूएफ कैंसिल, वीएफ से वीएफ कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 बाय यू, यहाँ बचेगा 1 बाय यू, यहाँ बचेगा 1 बाय वी और यहाँ बचेगा 1 बाय एफ। यही हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला था जो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो पॉज करो, एक एक स्टेप को समझो और इसको ढंग से अपनी कॉपी में नोट करो और लास्ट में यहाँ हेंस प्रूफ लिखना ना भूलें। और इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लिखोगे तरीके से तो आपको हर चीज समझ में आएगी। ध्यान रखें, ये जो हम बनाते हैं ये हमारे समझने के लिए है, ये एग्जाम में करके नहीं आना है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, बाकी चीजें आप ध्यान से नोट कर लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, आई थिंक मुझे लगता है आपको ये पूरा डेरिवेशन विथ रे डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। सो थैंक यू वेरी मच।